डैड, मैंने कहा था मुझे ये शादी नहीं करनी है, और आप? पता नहीं लड़की कैसी है, मुझे मैच करती भी है या नहीं। फिर मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगा कि मेरी अरेंज मैरिज है। अरेंज में भी ऐसी जहाँ मैंने लड़की को अभी तक देखा नहीं। प्लीज़ डैड, कम से कम मेरा नहीं तो अपने स्टैंडर्ड को ही देख लीजिए। फिर मैं तो आपका बेटा हूँ। दिल्ली का आलीशान सा विला जो किसी महल से कम नहीं था, उस विला में एक कमरे के अंदर ये नज़ारा। दिव्य बेटा, हम भी समझते हैं, पर क्या करें, हम आपके दादाजी के वादे से बंधे हुए हैं। महंगा सूट बूट पहने अशोक मित्तल ने अपने सामने खड़े 27-28 साल के लड़के दिव्यांश मित्तल से कहा। डैड, मैंने कभी आपके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया, पर यह शादी मैं आपकी मर्जी से नहीं करूँगा। शादी कोई 1 या 2 दिन का रिश्ता नहीं, एक कमिटमेंट होता है, लाइफ टाइम का। रियली? दिव्यांश की अकड़ भरी आवाज़ सुन अशोक मुस्कुराते हुए पूछे। डैड, उसने चिढ़कर मुंह बनाया। लाइफ टाइम का कमिटमेंट? मुझे तो नहीं लगता, कम से कम तुम्हारे मामले में। जैसे ही अशोक मित्तल ने यह कहा, उसने अपनी काली गहरी आंखों से घूर कर उन्हें देखा। थ्री पीस सूट में सूट पहने परफेक्ट फेस शेप के साथ चेहरे पर गुस्सा लिए वह अपने डैड को देख रहा था। दिव्य, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। महंगी बनारसी साड़ी में लिपटी परिधि मित्तल ने दिव्यांश के पास आते हुए कहा। मम, यह मैं कब से सुन रहा हूँ। अब तो शादी की डेट भी आ गई है। उसके चेहरे से गुस्सा जा ही नहीं रहा था। बेटा, जहाँ आप सोचना शुरू करते हो, वहाँ हम प्लान बना चुके होते हैं। अशोक जी की बात सुन दिव्यांश प्रश्न भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इससे बदनामी हमारी होगी। पर अगर लड़की ही गायब हो जाए तो? मतलब? उनकी बातों पर उलझ गया। आप बस अपना ये टाइम भी इंजॉय करो। हमारे बेटे ने हमसे कुछ मांगा है तो हम उसे ज़रूर देंगे। बारात तो यहाँ से जाएगी, पर हमारा बेटा कुंवारा ही आएगा, जैसे वह चाहता है। अशोक जी ने मुस्कुराते हुए दिव्यांश की पीठ थपथपाकर कहा। तो उनकी बात सुन दिव्यांश के होंठों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश मित्तल, सीईओ ऑफ मित्तल इंटरप्राइजेज, अशोक मित्तल और परिधि मित्तल का छोटा बेटा। जितनी ऊंचाई पर इसका बिजनेस है, उतना ही रोबीला उसका वजूद। संजीदगी, गंभीरता ही इसका स्वभाव है, पर अपनी बात मनमाना भी इसे बहुत अच्छे से आता है। 1 महीने बाद की तारीख निकाली है इन्होंने मेरी शादी की। ये क्या समझते हैं मैं चुपचाप शादी कर लूंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ मैंग। घर वाले चाहे जो कर ले, पर हमारी शादी होकर रहेगी। वह लड़की फोन पर धीरे धीरे बात कर रही थी। पर कैसे जिया? मैं चाहूँ तो तुम्हें उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता, जिस तरह तुम्हारे घर वालों ने चारों तरफ पहरे लगा रखे हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो। एक बार शादी का समय आने दो, मैं खुद कैसे भी करके इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। फिर हम आजाद। तुम बस सारी तैयारी के साथ रहना। जिया ने फोन पर फुसफुसाते हुए कहा। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज आई। मैं बाद में फोन लगाऊंगी, अभी रख रही हूँ, कोई आ रहा है। यह कहते हुए उसने फोन रख दिया और सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे की ओर बढ़ गई। यह थी जिया दीक्षित, दीक्षित निवास की नकचड़ी बेटी, जिसके बिगड़े स्वभाव के कारण उसे घर पर बंद कर दिया गया था। 1 महीने की बात है सावित्री। इस लड़की पर नजर रखो। मुझे इस लड़की के लक्षण सही नहीं लगते, शेखर दीक्षित ने अपनी रोबीली आवाज में कहा। गांव के मुखिया थे वह, सबके घर का फैसला करते, पर अपने ही घर की लड़की को बिगड़ने से नहीं रोक पाए। नज़र तो रखती हूँ जी, कोशिश यही रहती है कि वह कमरे से बाहर ना आए। पल भर के लिए भी उसके सामने से हटो तो वह कुछ ना कुछ कर्म कर ही देती है। सावित्री अपना पल्लू अपने मुंह पर दबाते हुए बोली। कितनी भी नज़र रख लो, जिस दिन मुझे उड़ना होगा, फिर सिया नीचे अपने मम्मी पापा की बात सुन मुस्कुराते हुए अपने हाथों का प्लेन बनाकर उड़ा दी। हेलो, हेलो, चित्रा दीदी, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? दीदी, वहां से भागने की तैयारी करो। अम्मा तुम्हारा सौदा कर रही हैं। सुन भी रही हो या नहीं? फोन के एक तरफ से यह आवाज आ रही थी। तुम हमर सगी बेटी ही हो ना, कि इस लड़की की बहन?
दूसरी तरफ से ये आवाज़ सुन वह लड़की चुप हो गई। हम तो को समझा दे रहे हैं बिटिया, इस मामले में बीच में मत पड़ो। हम तो को ई सबसे दूर रखे हैं। अब ई लड़की और ई के मामले से दूर रहो। दूसरी तरफ की खामोशी सुन वह गरजती हुई बोली, अम्मा आप हमारी बात सुनो। दीदी आपकी सगी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, पर आपके पति की तो बेटी है। चुप, बहुत बोलन लगी है। तो को पढ़ने लिखने खातिर यहाँ भेजा है, हमसे जुबान लड़ाने के लिए नहीं। और ये लड़की के बारे में सोचने के लिए हम हैं। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाओ। वह यह कहकर जोर से फोन रखी और अपने सामने खड़ी लड़की को घूर घूर कर देखा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना हमको टांगे तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगत। और अब हमारा मुंह ही देखत रहबे कि काम भी करबे। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुन उसके सामने खड़ी लड़की कांप गई और जल्दी से वहां से लगे रसोई की तरफ बढ़ गई। अरे कमला, ब्याह की तारीख 1 महीने बाद की है। वो भोला तो उतावला हुआ जा रहा था। हमने ही कह दिया जब तक सारे पैसे नहीं देगा तब तक हम मुझसे छोरी नहीं देंगे। एक कमीनी सूरत वाला आदमी ने उस औरत के पास खड़े होते हुए कहा। ठीक किया मंगलू, क्या पता छोकरी के जाने के बाद पैसे ना दे। उस औरत कमला ने मंगलू की बात पर तिरछी मुस्कुराहट देते हुए कहा और रसोई की तरफ नजर कर ली। महंगे झालर और फूलों की लड़ियों से सजा हुआ चमचमाता मित्तल मिला। बड़ी दुल्हन आरती की थाल तैयार है या नहीं, बारात निकलने का समय हो चला है। एक कड़क भरी आवाज उस बड़े से हॉल में गूंजी और उस आवाज को सुन मित्तल परिवार की बड़ी बहू परिधि मित्तल थाल लेकर एक उम्र दराज महिला बीड़ा देवी के सामने खड़ी हो गई। हाँ माँ, थाल तैयार है, उसने आरती की थाल उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। छोटी दुल्हन कहाँ है? उन्होंने अपनी नजरें परिधि के पीछे घुमाते हुए पूछा। माँ, वह आ रही है, परिधि के कहते ही एक उसी की हम उम्र औरत उसके साथ आकर खड़ी हो गई। आ रही है नहीं दीदी, आ गई, उसने परिधि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। निशा, परिधि ने झट से उसे अपनी आंखों घुमाकर सामने देखने का इशारा किया, जिसे समझते हुए निशा मुस्कुराते हुए वीणा देवी की तरफ देखने लगी। बहुत जल्द नहीं आ गई आप छोटी दुल्हन? सॉरी माँ, उसने अपने कान पकड़कर प्यारा सा चेहरा बना दिया, जिस पर वीणा देवी अपना सर झटकते हुए थाल लेकर मंदिर की तरफ बढ़ गईं। हे ईश्वर, मेरे परिवार पर आपने सदैव अपना हाथ बनाए रखा है, आगे भी अपनी कृपा इस पर ऐसे ही बनाए रखना। आज इस घर का एक और बेटा अपनी दुल्हन लेने जा रहा है। आपसे बस यही विनती है कि उसके आगे का जीवन सुखमय हो और आपका आशीर्वाद उसके साथ उसकी दुल्हन पर भी बना रहे। वीणा जी ने मंदिर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे ईश्वर, माँ जी के विश्वास को बनाए रखना, पर मेरा बेटा इस रिश्ते से खुश नहीं है और जो होने वाला है उससे माँ जी पूरी तरह अनजान है। मैं अपने परिवार की खुशी में ही खुश हूँ। आपसे बस यही विनती है, आप मेरे परिवार की इज्जत पर आंच न आने दें। वीणा जी के पीछे खड़ी परिधि ने मन ही मन प्रार्थना की। हे प्रभु, अब तक आपने सब कुछ जोड़ रखा है, आने वाली दुल्हन भी ऐसी ही हो जो इस परिवार में इसी तरह घुल मिल जाए। अपनी जेठानी के नक्शे कदम से उसे दूर रखना प्रभु। आपसे बस यही प्रार्थना है कि वह इस परिवार में बने प्यार को और बढ़ाए। निशा ने भी अपने मन ही मन प्रार्थना की। डैड, आप श्योर है ना मेरी शादी नहीं होगी? दिव्यांश ने अपनी शेरवानी के ब्रोच को ठीक करते हुए अशोक जी से पूछा। डोंट वरी माई सन, मेरे आदमियों ने खबर पक्की दी है कि वह लड़की कल रात ही अपने घर से भाग गई। पर आपने तो कहा था कि आप उसे गायब करवाने वाले हैं। दिव्यांश की गंभीर नजरें अपने पापा पर टिक गईं। मैंने ऐसा सोचा था बेटा, पर वह लड़की खुद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बॉयफ्रेंड? रियली? और आप ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी करने वाले थे? मैंने नहीं, तुम्हारे दादाजी ने रिश्ता पक्का किया था, अशोक मुंह बनाते हुए बोले, फिर उसकी गहरी नजरों को देख चुप हो गए। कम से कम मुझे तो इस तरह मत देखा करो, यूं लगता है मैं अपने बॉस के सामने खड़ा हूँ। उसकी नजरों को खुद से
चेहरे से न हटता देख अशोक जी ने धीरे से कहा, आप और आपके डैड किसी की जिंदगी को कैसे बर्बाद करनी है, यह तो आप ही दोनों को पता है। उसने सर झटकते हुए कहा। दिव्य, अशोक जी की गंभीर आवाज आई। क्या? सच ही कह रहा हूँ। किसी से बिना पूछे कोई उसकी शादी पक्की करता है? पहले रितिका और अब मैं। पर रितिका खुश है, फिर तुम्हारी शादी तो अब नहीं हो रही ना? थैंक गॉड नहीं हो रही, वरना पता नहीं वह गांव की लड़की, मैं कैसे उसे सबके बीच ले जाता। ना जाने कैसी होगी, बालों में तेल, लंबी गुती चोटी। छी! दिव्यांश ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, जैसे उसके सामने सचमुच वैसी ही लड़की खड़ी हो। उसे देख अशोक जी हंस दिए। शुक्र है सच में तुम्हारी शादी नहीं हो रही, वरना ना जाने उस लड़की का क्या होता। डिवोर्स डैड, डिवोर्स। शुरू के 2-3 महीने तो मैं यहाँ से गायब रहता और जैसे ही आता डाइवोर्स फाइल कर देता, मगर इस शादी के साथ तो मैं नहीं रह पाता। कहना आसान है बेटा, पर यह बंधन यूं ही नहीं होता। फिर कभी कभी सामने वाला इतना मासूम होता है कि उसके दिल को तोड़ना आसान भी नहीं होता। ओह कम ऑन डैड, आपकी शादी अरेंज मैरिज है, इसका मतलब? पर मैं खुश हूँ, और बहुत खुश हूँ। आई नो, पर हर कोई मम्मी जैसी नहीं होती। हो सकता है मम्मी से अच्छी हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल। दिव्य की बातों को सुन अशोक जी मुस्कुरा दिए। दूल्हे राजा रेडी? दिव्यांश के बड़े भाई वेदांश ने उसके पास आते हुए पूछा। रेडी तो होंगे ही, शादी करने जो जा रहे हैं गांव की लड़की से, उसकी भाभी मोनिका ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मोनिका? वेदांश ने उसे आंखें दिखाई। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता तुम्हारे भैया ने इसमें ऐसा क्या देखकर इसे प्यार किया है। अशोक जी दिव्यांश के कान के पास फुसफुसाए, जिस पर दिव्यांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब चलो भी नीचे, मेहमान तैयार है। आप सबको और कितना समय लगेगा? परिधि आरती की थाल लेकर आई और भगवान के पास से लेकर आए चावल और सिक्के को दिव्यांश की शेरवानी की पॉकेट में डालते हुए कहा। मम्मी, ये सब? परिधि जी नमक लेकर उसके चारों तरफ घूमने लगी, जिसे देखकर दिव्यांश ने उसे टोका। चुप! परिधि ने अपनी होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और 7 बार उसके चारों तरफ घूमने के बाद उसे पानी में बहा आई। भगवान तुझे हर बुरी नज़र से बचाए, तेरे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और तू हमेशा इसी तरह तरक्की करे। परिधि उसके पास वापस आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, फिर उसके माथे को स्नेह से चूम लिया। मेरा बेटा। माँ, आप सिर्फ दिव्य को प्यार करती हैं, मुझे नहीं। वेदांश ने यह देखकर शिकायत की, जिसे सुन वह मुस्कुरा दी। वहीं दिव्य ने यह सुनकर परिधि को अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। मेरी मम्मा है, उसने वेदांश को चिढ़ाने के लिए कहा। और मेरी भी, वेदांश ने उन दोनों को अपने गले से लगाते हुए कहा। अब चलिए भी, आप तो अपने बेटों में ही व्यस्त हो जाती हैं, कभी पति पर भी प्यार लुटा दिया कीजिए। अशोक की शिकायत पर परिधि की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वहीं दिव्यांश और वेदांश मुस्कुराते हुए परिधि जी को देखने लगे, जो शर्माकर दिव्यांश के सीने में अपना चेहरा छुपा ली थी। ओ गॉड, यह ड्रामा! आप लोग बोर नहीं होते? मोनिका मुंह बनाकर बोली तो सभी का चेहरा उतर गया। वहीं दिव्यांश ने वेदांश को देखते हुए अपनी गर्दन नामे हिला दी। मोनिका स्वीट हार्ट, तुम्हारा मेकअप खराब हो गया होगा, चलो तुम टचअप कर लो, फिर बारात भी जाना है ना? वेदांश उसके बाजू को पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए बोला। बारात? और मैं? कभी नहीं। पता नहीं उस गांव में कितना धूल होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही। वह अपना मुंह बनाकर बोली, क्योंकि उसके बिना तो उसे बात करना आता नहीं था। जिस तरह वह जताकर और मुंह बनाकर बात करती, सभी को हंसी आ जाती। आप लोग भी नीचे चलिए, बारात निकलने का समय हो रहा है, परिधि ने धीरे से कहा। फिर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गई, जिसके पीछे अशोक और दिव्यांश निकले। दीक्षित निवास। बारात वहां से निकलने वाली होगी, उन्हें खबर तो करनी ही होगी कि जिया। नहीं, उन्हें खबर नहीं लगनी चाहिए। यहाँ से डोली तो जाएगी, हम अपने सिर की पगड़ी यूं ही नहीं झुकने देंगे।
सुमित्रा की बात को शेखर ने गुस्से से काट दिया। पर पिताजी कैसे? जिया कहीं नहीं मिल रही। इतने कड़े पहरे के बावजूद वह यहाँ से निकली कैसे? एक 27-28 साल का लड़का विक्रम ने सुमित्रा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। मुझे क्यों इस तरह देख रहे हो? मुझे सच में नहीं पता, और अगर उसे भगाना होता तो मैं पहले ही ये कर लेती। मेरे लिए भी परिवार की इज्जत पहले है। सुमित्रा भी उसकी आंखों को खुद पर देख गुस्से से बोली। विक्रम, तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं। वह लड़की शुरू से हाथ से निकल गई थी। जरूर हमारी तरफ से कोई लापरवाही हुई है। पर अब क्या होगा पिताजी? उसे कैसे भी ढूंढ कर लाओ। हम इस तरह पूरे गांव में बदनाम नहीं हो सकते। पिताजी, मैंने अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया है। जिया इस गांव से बाहर तो जा नहीं सकती। बाहर मेहमानों से क्या कहा है? शेखर इस बार सुमित्रा जी की तरफ पलटते हुए पूछे। मैंने कह दिया है उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हमने उसे आराम करने को कहा है। अब वह सीधा तैयार होकर फेरे के समय ही बाहर आएगी। मतलब फेरे तक का समय है हमारे पास। विक्रम, और आदमियों की जरूरत हो तो और लगाओ, पर मुझे जिया मंडप पर चाहिए। जी पिताजी, मैं खुद जा रहा हूँ। मैं इस तरह अपने परिवार की इज्जत उछलने नहीं दे सकता। शेखर के सिर हिलाते ही विक्रम वहां से चला गया। वहीं शेखर और सुमित्रा के माथे पर परेशानी की लकीरें झलक रही थीं। जी, आपको मेरी कसम है, आप यहाँ से भाग जाओगी। कैसे भी आप बस शहर तक पहुँच जाओ। मुझे शहर पहुँचते ही फ़ोन करना। मैं आकर आपको ले जाऊंगी। पर प्लीज़ वहाँ से निकलो। वह अच्छा आदमी नहीं है। उसने अपनी बीवी को फ़ोन की तरफ से यह बात कही गई। छुटकी, कोई आ रहा है। फ़ोन की दूसरी तरफ से मीठी सी आवाज़ आई। आप जल्दी मेरा नंबर लिखो, पहले तरफ फ़ोन करने वाली ने कहा। दूसरी तरफ बात करती लड़की ने चूल्हे के पास पड़े कोयले से उसके बताए नंबर को अपने दुपट्टे पर लिखा। जी, बस शहर तक पहुंचना है, फिर आपको कोई फिक्र नहीं करनी। मुझे फ़ोन कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखना। उसने कहकर फ़ोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ वाली बात करती लड़की ने सबसे नजरें बचा हाथ में पकड़े कीपैड फ़ोन को आंगन में पड़ी खाट के ऊपर रख दिया। ए छोरी, अब तक तैयार ना हुई है? तेरा दूल्हा आता होगा। कमला देवी ने आंगन से पलटकर जाती उस लड़की से कहा, तो वह लड़की अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप गई। क्या जीजी, तू भी? आज बेचारी का ब्याह है और तू है कि उसे इस तरह गरज रही है? ले छोरी, आज नए कपड़े पहन ले। आखिर इतने पैसे मिले हैं तेरे बदले हमें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मंगलू ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए तिरछी मुस्कान दी। मैं तैयार कर दूं क्या? जब उस लड़की ने उस पैकेट को पकड़ा नहीं तो उसने भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहा। उस लड़की ने अपना थूक गटकते हुए धीरे से अपने कदम मंगलू की तरफ बढ़ाए और जल्दी से उसके हाथ से पैकेट छीनकर रसोई में भाग गई। जल्दी तैयार हो जा, फिर तेरे को लेकर मंदिर भी जाना है। साला बिना शादी के भी तो ले जा सकता था। आखिर 2-4 दिन मजे लेने के बाद उसे भी बेचना ही है। छोड़ना मंगलू, हमें क्या करना, ऐसे जाए या वैसे जाना आखिर में कोठा ही है। रसोई के अंदर खड़ी उस लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पैकेट में रखे उन कपड़ों को देखा और अपने दुपट्टे में लिखे नंबर को। जी, बस एक बार हिम्मत दिखा दो। उसके कान में अपनी छुटकी की आवाज आई और उसने मन ही मन कुछ फैसला लिया। दीक्षित निवास बारात पहुंच चुकी थी। ये किसी और की बारात नहीं, दिव्यांश की बारात थी। जहां दिव्यांश और अशोक के मन में इस बात का सुकून था कि शादी तो किसी हालत में नहीं होगी, वहीं शेखर जी पूरे उत्साह के साथ बारात का स्वागत कर रहे थे। डैड, इनके चेहरे पर तो एक सिकन नहीं है। शेखर का उत्साह देख दिव्यांश अशोक के कान में फुसफुसाया। हाँ, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है, मगर मेरे आदमियों की नज़र अभी भी जिया पर है। वह अपने घर नहीं लौटी है, ये पक्की खबर है। अशोक की बात पर दिव्यांश ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। ट्रस्ट मी बेटा, मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरी शादी किसी गवार से नहीं होनी चाहिए, उसने धमकी भरे अंदाज में कहा।
जिसे सुन अशोक ने सांस छोड़ते हुए नामे अपनी गर्दन हिला दी। ऐसे कैसे भाग सकती है मंगलू? उस लड़की को तो हम पिछले 5 साल से घर से बाहर कदम रखने नहीं दिए हैं। मंदिर पहुंचते ही मंगलू ने कमला को बताया तो वह उस पर भड़कते हुए बोली, हमें भी नहीं समझ आया जीजी। उसने कहा उसे बाथरूम जाना है और हम साला उसे गवार ही समझते रह गए। मंगलू भी बहुत गुस्से में था। अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उसे ढूंढ, भोला आता होगा। साले ने इतनी ऊंची कीमत दी है, अगर लड़की नहीं मिली तो हमसे पूरा वसूलेगा। नहीं जीजी, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम उसे ढूंढ कर लाते हैं। जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? इस गांव के किसी हिस्से को नहीं जानती वह। मंगलू यह कहते हुए तेजी से मंदिर की सीढ़ियां उतर गया। जो कहा जा रहा है वह कर, वरना इस बंदूक में जितनी गोली हैं तेरे इसी माथे पर घुसा देंगे। शेखर दीक्षित उस लड़की के माथे पर बंदूक तानते हुए बोले, जो उनके लिए पूरी तरह अनजान थी। वहीं वह लड़की बंदूक को देखकर ही डर से कांपने लगी। तैयार हो जा लड़की, सिर्फ शादी मंडप पर बैठना है। हमारा बेटा हमारी बेटी को लेकर आ रहे हैं, विदाई हमारी बेटी की ही होगी। फिर तुम जहाँ चाहोगी हम तुम्हें वहां खुद लेकर जाएंगे। सुमित्रा ने शादी का जोड़ा उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। उस लड़की ने एक नजर बंदूक को देखा, फिर शादी के जोड़े को, और अपने कांपते हाथों से शादी के जोड़े को पकड़ा। हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मंडप पर शादी शुरू हो गई थी। वर पूजा के बाद जब दुल्हन को बुलाया गया, दिव्यांश तो स्थिर था, पर अशोक के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगीं, क्योंकि उनकी नज़र में जिया गायब थी। फिर यहाँ उन्हें यही लगा था कुछ वक्त के बाद शेखर सामने आकर माफ़ी मांग लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनकी नज़र सामने से लड़कियों के साथ आती दुल्हन पर पड़ी और उन्होंने दिव्यांश की तरफ देखा। दिव्यांश के चेहरे के भाव बिल्कुल स्थिर हो गए थे। उसने पलट कर अशोक की तरफ देखा भी नहीं। हेलो परिधि, यहाँ शादी। अशोक जी ने परिधि को फोन लगाया, क्योंकि परिधि वीणा देवी के साथ घर पर ही रुकी थी। वहीं उसकी आवाज में परेशानी महसूस कर, क्या हुआ अशोक, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? परिधि, मेरे आदमियों ने कंफर्म किया था कि दुल्हन यहाँ नहीं है, पर यहाँ तो लड़की। अशोक, मेरा बच्चा यह शादी नहीं करना चाहता था और आपने उससे वादा किया था कि ये शादी नहीं होगी। मैं क्या करूं परिधि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिव्य जल्दी किसी से जुड़ता नहीं, और जैसे जैसे ये शादी हो रही है यूं लग रहा है वह हमसे भी अलग हो रहा है। ऐसा मत कहिए अशोक, मेरा बच्चा बहुत मुश्किल से हमसे जुड़ा है। अब मैं उसे खुद से अलग नहीं करना चाहती। आप कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता परिधि। मुझे पहले ही बाबूजी और माँ को मना कर देना चाहिए था। क्यों उन्होंने हमारे बच्चे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया? अशोक जी सामने हो रहे फेरे को देखते हुए बोले और पास रखे कुर्सी पर हताश होकर बैठ गए। पापा कोई बात है? वहां से गुजरते वेदांश ने अशोक जी के चेहरे पर परेशानी देख उनके पास रुकते हुए पूछा, जिस पर अशोक जी नामे अपनी गर्दन हिला दिए। शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी की यह बात सुन दिव्यांश ने अपनी हथेली की तरफ देखा, जहाँ उस लड़की की हथेली थी। कांपते हुए उसके गोरी हथेली पर बना हुआ चांद, उंगलियों के पोरों पर लगा हुआ कत्थई रंग, उसकी हथेली की कंपन को महसूस कर दिव्यांश ने उसकी हथेली को कसकर थामा और उसकी तरफ पलट उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, जो एक मोटे से दुपट्टे में ढका था। पूरे 3 लाख दिए हैं तुझे उस लड़की के। मुझे वह लड़की हर हालत में चाहिए। 55-60 साल के करीब बूढ़े आदमी भोला ने मंगलू के गले को दबोचते हुए कहा। मुझे थोड़ा समय दे भोला, मैं तुझे वह लड़की कहीं से भी ला कर दूंगा। मंगलू गिड़गिड़ाया। वह तो देना ही होगा, वरना ब्याज समेत पैसे वापस लूंगा। मैं गुस्से में दांत पीसते हुए बोला और उसे झटक दिया। 1 महीने का समय है तेरे पास। मुझे लड़की अपने पास चाहिए, तू कहीं से भी लाकर दे। भोला ने मंगलू को अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, फिर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। जी जी, आज इस छोकरी की वजह से
मंगलू ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि कमला का तेज तमाचा उसके गाल पर पड़ा। जी, मंगलू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। हमको उल्लू बनाने चला है। हमसे तो कहा था 2 लाख में सौदा हुआ है, और वह भोला बकर गया है कि उसने तुझे 3 लाख दिए हैं। जी वो ज्यादा होशियारी नहीं मंगलू। जितने पैसे में बात हुआ है उतना हमारे हाथ में आना चाहिए, और ढूंढ उस छोरी को, चाहे जैसे भी हो। भागी तेरे हाथ से है तो लाकर भी तुझे आना होगा। कमला ने उसे घूरते हुए कहा और गुस्से से वहां से चली गई। तू एक बार हमारे हाथ आजा छोरी, फिर देख। इस बार तो तेरे साथ पहले सुहागरात हम ही मनाएंगे, तभी उस बूढ़े के हाथ जाने देंगे। इस थप्पड़ का बदला तो हम लेकर रहेंगे। मंगलू ने पास पड़े फूलों की टोकरी को अपने पैर से लात मारी और तेजी से वहां से निकल गया। शादी खत्म हो चुकी थी, खाने पीने का दौर भी रुक गया था। अब बारी थी विदाई की। मेरी दुल्हन यह नहीं है। विदाई होती लड़की की हथेली पर नजर पड़ते ही दिव्यांश ने एक तेज आवाज में कहा, जिसे सुन शेखर और सुमित्रा के चेहरे पर परेशानी झलक आई। वहीं वहां मौजूद विक्रम के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वह लड़की कहाँ है जिससे मेरी शादी हुई है? उसकी गुस्से से भरी तेज आवाज आई। अब वह अपने असली रूप में था। दिव्य, क्या कह रहे हो? अशोक जी के साथ उसके छोटे भाई विनीत भी दिव्य के पास आते हुए पूछे। ये इनकी बेटी है जो कल से गायब थी, और अभी फेरों के बाद इसका भाई इसे लेकर यहाँ आया है। दिव्य ने अपने पास खड़ी लड़की के चेहरे से घूंघट हटा दिया। वही वह लड़की 2 कदम पीछे हुई। हाँ, मैं अब किसी और की पत्नी हूँ, पर यह मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। उस लड़की ने भी दिव्य की आंखों में आंखें डालकर बताया, और अपने माता पिता की तरफ गुस्से से एक नजर देखा। जिया पागल हो गई, विक्रम आगे आते हुए कह रहा था, पर उससे पहले ही दिव्य ने उसे अपनी हथेली दिखा दी। मेरी पत्नी? उसने बस इतनी सी बात पूछी, पर उसकी आवाज की गंभीरता और उसकी आंखों का तेज देखकर विक्रम डर सा गया। दिव्यांश जी, पहले मेरी बात। शेखर आगे आते हुए कह रहे थे, जिसे विनीत ने रोकते हुए कहा। मिस्टर दीक्षित, अपने पिताजी के दिए वचन की खातिर बहुत लिहाज कर लिए हमने आपका। अब इससे ज्यादा नहीं। अब अगर आपने कुछ कहा या किया तो परिणाम आप भी जानते हैं। विनीत की बातों को सुन शेखर दीक्षित अपनी जगह पर रुक गए। वह जानते थे कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है दिव्यांश। अगर वह खामोश है तो यह सिर्फ अपने परिवार की खातिर, वरना अभी जो गलती दीक्षित परिवार ने की है उसके लिए यहाँ वे लोग खड़े भी नहीं हो पाते। कहाँ है वह लड़की, और कौन है जिससे हमारे बेटे की शादी हुई है? इस बार अशोक जी सामने आते हुए गुस्से से पूछे। जी वो मित्तल परिवार के सभी लोगों का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था, जिसे देख अब शेखर के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वहीं विक्रम और सुमित्रा जी एक किनारे सर झुकाए खड़े थे। उन्हें कुछ भी न कहता देख दिव्य ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, जहां दीक्षित परिवार के बहुत करीबी रिश्तेदार ही थे। वहीं उन सबके पीछे खुद को छुपाती एक लड़की पर उसकी नजर रुक गई। दिव्य की गहरी नजरें उसके दुपट्टे से छिपे चेहरे से होते हुए उसकी हथेली पर पहुंची, और वह तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उस लड़की की हथेली थाम उसे सबके बीच लाया, और दुपट्टे में छुपे उसके चेहरे से वह दुपट्टा निकाल सर पर लगा दिया। सादे से पीले रंग के पटियाला सूट में सादी सी लाल रंग की ओढ़नी, गोल से गोरे मुखड़े पर काली घनी पलकों के चिलमन तले भरी हुई काली आंखें, गुलाबी से होंठ जो लगातार कांप रहे थे, कमर के नीचे तक के लंबे बालों में गुथी चोटी के बीच बने मांग में दिव्यांश का भरा हुआ सिंदूर, और गले में काला धागा। उसके चेहरे की खूबसूरती देख सबके साथ दिव्यांश की नजरें भी पल भर के लिए उसी पर ठहर गईं, जैसे पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया हो। दिव्यांश की नजरें तो उस पर रुकी ही थीं, उसके साथ ही वहां मौजूद सभी की नजरें उस पर थम गई थीं। उस लड़की के सिसकने की आवाज से दिव्यांश जैसे होश में आया, और उस लड़की से होकर उसकी नजरें सब तरफ घूम गईं, जो आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। उसने वापस उसकी ओढ़नी को सर से उतारते हुए
उसकी आंखों तक ढक दिया। मंगलसूत्र कहाँ है? उसके गले में नजर जाते ही दिव्यांश की गुस्से से भरी कड़क आवाज उसके कान में पड़ी और वह खड़ी खड़ी पूरी तरह कांप गई। ये रहा। अपना मंगलसूत्र यूं ही किसी के कहने से नहीं उतार दिया करते। इन काले मोतियों में विश्वास पिरोया जाता है और वही विश्वास रिश्ते की मजबूती की नींव होती है। चाहे बगावत करनी पड़ जाए, पर यह हक कभी किसी को मत देना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही है। जिया ने उस लड़की के पास आकर उसकी हथेली खोली और उसका मंगलसूत्र उसकी हथेली पर रख दिया। उस लड़की की नजरें अपनी हथेली पर रुक गई जहाँ मंगलसूत्र था। आई एम सॉरी मिस्टर मित्तल, आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। मैं कॉलेज से ही किसी के साथ कमिटेड थी और आज सुबह ही मैंने उससे शादी कर ली। मेरे घर वाले उसकी जान की कीमत पर मुझे यहाँ लेकर आए हैं, पर उसे कुछ भी हो जाता है तब भी मैं उसी की रहूँगी। ट्रस्ट मी, अगर मुझे मौका दिया जाता तो मैं ज़रूर आपको यह बता देती। धोखा देना इस परिवार की फितरत होगी, मेरी नहीं। जिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिव्यांश के सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो दिव्यांश ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वैसे मैं श्योर हूँ इस लड़की की भी कोई गलती नहीं होगी। जरूर इसकी किसी मजबूरी का फायदा उठाकर इन्होंने इसे मंडप पर बैठाया है। फिर भी आपकी मर्जी। और आप लोग, उसने शेखर और सुमित्रा की तरफ पलटते हुए कहा, आप लोगों से आज और अभी मैं अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। सोच लीजिएगा कि आपका सिर्फ एक बेटा है। अगर बेटी रही भी होगी तो वह मर चुकी है। यह कहते हुए जिया की आंखें भर आईं और वह अपने आंसू को पोंछते हुए वहां से चली गई। दिव्यांश ने एक नज़र शेखर दीक्षित की तरफ देखा, फिर उस लड़की की हथेली मजबूती से थामते हुए तेज कदमों से वहां से निकल गया। वहीं वह लड़की उसकी मजबूत पकड़ के कारण उसके पीछे खिंचती ही चली गई। सब लोग मित्तल निवास वापस लौट चुके थे, पर दिव्यांश की कोई खबर नहीं थी। कौन लड़की है, कैसी है, कुल खानदान कुछ पता भी है कि बस ले आए? घर लौटने के बाद जैसे ही अशोक ने सब कुछ बताया, वीणा देवी के माथे पर परेशानी की लकीरें खिंच आईं। माँ, हमें भी नहीं पता था घूंघट में कौन है। फिर धोखा शेखर ने हमें दिया है। शेखर से तो हम बात करेंगे। माँ, आपको अभी भी लगता है कि उनसे कोई बात करनी चाहिए? फिर फिर क्या करेंगे आप लोग? माँ, इसका फैसला तो अब दिव्यांश ही करेगा, क्योंकि जिंदगी उसकी है। अब जो फैसला लेगा वह खुद लेगा, और मैं अब उसके इस फैसले के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा। आप अपने उस बेटे के लिए अपनी माँ के खिलाफ जा रहे हैं। काश माँ ये हिम्मत पहले दिखाई होती तो आज मेरे बेटे की जिंदगी कुछ और होती। शुक्र करो उस लड़के की। माँ, मेरे बेटे का नाम दिव्यांश है। परिधि सामने आकर भरी हुई आंखों से बोली। इसलिए नफरत है हमें उस लड़के से, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से हमसे हमारे बच्चे ऊंची आवाज में बात करते हैं। वीणा देवी ने इस बार परिधि और उसके बाद अशोक की तरफ देखते हुए कहा, फिर सोफे से उठकर अंदर की तरफ जाने के लिए बढ़ गईं। माँ, मेरी बात सुनो। आपका बेटा, आपकी बहू, हमें कोई मतलब नहीं। अशोक जी के बढ़ते कदम वीणा जी की यह बात सुन रुक गए। दिव्यांश की कार एक बड़े फार्म हाउस पर रुकी। उसने एक नज़र अपनी बगल वाली सीट पर बैठी लड़की की तरफ की, जो एक तरफ सिकुड़कर बैठी हुई डर से कांप रही थी। बाहर आओ, दिव्यांश ने कार से उतरते हुए कहा, पर जैसे उसने कुछ सुना ना हो। अब वह भी अपना सिर झुकाए कांपते हुए बैठी रही। दिव्यांश ने कार से बाहर आकर कुछ देर उसका इंतजार किया, फिर उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसकी हथेली पकड़ ली, जिसे महसूस करते ही उस लड़की ने अपनी हथेली छुड़ाने के लिए अपना हाथ पीछे खींचा। मगर दिव्यांश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह एक बार फिर अपनी हथेली छुटा नहीं पाई। बाहर आओ, एक बार फिर दिव्यांश की कड़क आवाज आई और वह डरते हुए कार से बाहर आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नजरों तक लगे दुपट्टे को फिर से उसके सिर पर रख दिया। एक बार फिर वह खुद की नजरें
उसके चेहरे पर रुका हुआ महसूस कर रहा था, जिसे सर झटकते हुए उसने नज़रअंदाज करना चाहा और उसकी हथेली पकड़ फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ गया। मुझे जाने दीजिए, सच्ची मैंने जानकर नहीं किया। उन्होंने मेरे माथे पर बंदूक रख दिया था इसलिए। एक बहुत प्यारी, शालीनता से भरी मगर कुछ अटकती हुई, कुछ कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने उस लड़की की तरफ देखा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।